श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष द्विवेदी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशिष्ट मेहमान, आज के अतिथि श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, जो माननीय राज्यपाल हैं हिमाचल प्रदेश से। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपका अगर परिचय बता दूं श्रोताओं को, आप विधायक भी रहे हैं, प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, आप देश स्तर पे कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे हैं। आप जब राजनीति के आज इस शिखर पे मौजूद हैं, तो आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं सर, तो ये सफ़र आपको कैसा लगता है कि आसान था, कठिन था, राहें बहुत मुश्किल थी? देखो मनीष जी, सामाजिक सेवा में और राजनीति में कदम बढ़ाना चाहिए तो पीछे मुड़ कर के नहीं देखना चाहिए। सिर्फ ये देखना चाहिए कि मेरे जो कदम बढ़ रहे हैं वह समाज हित के लिए हैं कि नहीं हैं। समाज हित के लिए हैं तो अपने कैरियर से उसको नहीं जोड़ना चाहिए। सीधी स्थिति यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति हमेशा समाज हित का सोचे, यही उसका उद्देश्य होना चाहिए। इस नाते मैंने अपने पूरे अभी तक के राजनीतिक सामाजिक जीवन में पीछे मुड़ कर के नहीं देखा, क्योंकि पीछे मुड़ कर के देखने में एक परेशानी भी होती है। आप आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ लोग आपको पीछे ले जाना चाहते हैं, द्वेष करते हैं। तो न पूछे मुड़ना देखिए न द्वेष देखिए, सिर्फ सामाजिक कार्यों को सुचारू ढंग से हम चला रहे हैं इसको देखिए। यही राजनीतिक और सामाजिक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। सर, आज आप आम से खास व्यक्ति है और हर आम व्यक्ति जानना चाहता है कि आपका जो शुरुआती दौर था, जिन गलियों में आपने खेला था, जिस ग्राउंड पे आपने घूमा था या खेला था। सर, पूर्वांचल से निकल के आप हिमाचल तक गए। सर, कैसा, मतलब क्या क्या याद करते हैं? अगर पीछे मुड़ के थोड़ा देखना ही पड़े, आज मौका मिले तो। मुझे लगता है कि राजनीति में जितने मांगने के लिए चलोगे, राजनीति में उतने ही आपके प्रति नेतृत्व का एक मन जो है वह अच्छा नहीं होगा। इस नाते मांगो ही मत, मांगो ही, और जब मांगोगे ही नहीं तो उस स्थिति में आपका पूरा का पूरा फैलाव होता चला जाएगा। मन को विशाल रख कर करके ही समाज और राजनीति दोनों का काम करना चाहिए। हाँ, जब ऐसे देखेंगे कि हमारा बचपन कैसे बीता, हमारी शिक्षा के समय की स्थिति क्या रही, समाज के लोगों में हम स्थान बना पाए कि नहीं बना पाए, ये सब बात जब आप देखोगे तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ अच्छाइयाँ दिखेंगी, कुछ न कुछ कमियाँ दिखेंगी। और सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन के इतर अपने व्यक्तिगत जीवन को हमेशा देखना चाहिए कि हमेशा जब भी अपने व्यक्तिगत जीवन को आप देखते रहोगे तो यह पाओगे कि हम ठीक से चल रहे हैं। केवल व्यक्तिगत जीवन देखने की ज़रूरत है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में जो आपको सौंपा गया है उसके प्रति कितने सतर्क हैं, कितने समर्पित हैं। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी को अपने व्यवहार के नाते कष्ट नहीं पहुंचाया, यह भी बहुत ज़रूरी है, जो राजनीतिक दृष्टि से होता है। क्योंकि अपेक्षाएं लोगों की बहुत रहती है राजनीति के व्यक्ति से। सारी अपेक्षाओं पर आप खरे नहीं उतर पाओगे जी। इस नाते भी व्यक्तिगत जीवन देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस करने से किसी को किसी प्रकार के कष्ट की तो वो नहीं है। मुझे लगता है कि यही एक राजनीतिक पैमाना होना चाहिए किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की। आज जब आपका विशद अनुभव जो है, विशाल अनुभव है, अगर आप उस दृष्टिकोण से बात करें तो प्रधानमंत्री जी जो वर्तमान में है, भारतीय श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने कई सारी योजनाएं जो सामाजिक मर्यादा थी
उसको लेके उन्होंने चलाया कि समाज में बदलाव आए, मुखर होके बोले, जैसे सामान्य सी चीजें, छोटी सी चीजें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, एक पेड़ माँ के नाम। तो सर जब आप सोचते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, आम व्यक्ति तो ठीक है समझ लेता है जो वो बताते हैं, लेकिन आप सर थोड़ा सा दूरदृष्टि वाले हैं, तो जब आप सोचते हैं इसके बारे में तो क्या क्या आपका अनुभव कैसा रहा कि सर क्यों प्रधानमंत्री जी को छोटी छोटी मुद्दों पे मुखर होके बोलना पड़ा? देखिए, उसका मुख्य कारण ये है कि प्रधानमंत्री जी ने आज प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसके पहले समाज जीवन में बहुत काम किया उन्होंने, और समाज जीवन में काम करते करते समाज से जुड़े रहने के नाते समाज की कमियां क्या है उसको उन्होंने देखा, और देखा तो प्रधानमंत्री के पहले मुख्यमंत्री होने पर जो है, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने स्वच्छता पर काम किया था। यह पहली बार नहीं है कि उन्होंने ये किया, उस समय भी स्वच्छता का काम किया था, उस समय भी उन्होंने बेटियों को संरक्षण देने का काम किया था। आप सहज रूप से विचार करिए, बड़ा व्यक्ति एक बार भूल भी सकता है, लेकिन जिस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा स्वच्छता हमें करनी चाहिए, और जब एक स्थान से प्लास्टिक बीनने का काम प्रधानमंत्री रहते हुए भी किया, तो उस समय अनेक बच्चों के चित्र आए थे जो रास्ते चल रहे थे और देख रहे थे कि यहाँ प्लास्टिक गिरा है, यहाँ कागज़ गिरा है, यहाँ कचरा गिरा हुआ है, सूखा हुआ है, तो उसको उठा लेते थे। कितनी स्वच्छता के प्रति आग्रह उनका रहा, इसको देखिए, और लोगों ने किस तरह से उसे अपनाया, इसे देखिए। यही बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री जी के जीवन को समझने के लिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओगे तो बेटी पढ़ाओगे। कभी वही हरियाणा था जहाँ के लोगों को कहा जाता था कि भाई नहीं बेटी ना आवे, आज वही हरियाणा है कि वहाँ ओलंपिक में पदक लेने वाली बेटियाँ पैदा हो रही हैं। कुल मिलाकर करके जब उनकी एक एक योजनाएं उठा करके आप देखोगे, आप सोचिए कि उनकी एक योजना थी कि बैंक के लोगों को अपने पास न बुलावें, स्वयं जा करके लोगों के बीच जा करके खाते खोले जी। जन धन खाता जब उन्होंने दिया था, पार्लियामेंट में कितनी आलोचना झेलनी पड़ी थी कि ये कौन सा खाता है जिसमें एक भी नया पैसा जमा नहीं करना है, एक भी जमानतदार की आवश्यकता नहीं है। हंस रहे थे लोग, लेकिन एक साल भी नहीं बीता था, पार्लियामेंट में जब समीक्षा की गई तो उसी खाते में जिसमें लोगों ने केवल अपने दस्तखत कर करके फॉर्म भर करके खाता खोला था जनधन खाते में, हजारों करोड़ रुपए उस खाते में जमा हो गए। इस नाते कि प्रधानमंत्री की बड़ी दूरदर्शी सोच थी कि हम जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भेज रहे हैं वह बिचौलियों के द्वारा उन लोगों तक जो लाभार्थी नहीं पहुंच पा रहा है जी। जनधन खाता खोल करके उन्होंने एक एक नया पैसा लोगों के खाते में डाल दिया, खातेदार हो गए, और उसका परिणाम हुआ कि पैसा उन्होंने अपना एक भी नहीं लगाया, लेकिन पासबुकों में, बैंकों में हजारों करोड़ रुपया जो लाभार्थियों का था वो पहुंच गया। इतनी दूर की सोच स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के चले और एक सफलता के साथ चले, और तो उसमें लाखों करोड़ रुपए की स्थिति हो गई है। तो ये सोच सबके अंदर नहीं हो सकती जो प्रधानमंत्री के अंदर। जी सर, जैसा देखने में भी मिलता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, व्यष्टि से समष्टि तक और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, ये सारी उनकी पारदर्शी और दूरगामी सोच का नतीजा है। सर एक सवाल और जानना चाहूँगा कि जब भारत सरकार या नरेंद्र मोदी जी वैश्विक परिदृश्य में उभर के सामने आ रहे हैं तो लोगों को दिक्कत हो रही है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बहुत दूरगामी सोच थी, मारक योजनाएं बनाई, परास्त किया, चीज़ों को हासिल किया, जो मतलब लोगों में एक भरोसा आया कि हम भी जीत सकते हैं। इससे पहले नोटबंदी किए थे, ये भी लगभग सक्सेसफुल रहा, आतंकवाद की कमर तोड़ने में काफ़ी हद तक कारगर रहा। सर आपका क्या मानना है कि मोदी जी के पास ये सब विजन मतलब कहाँ से कैसे आता है? देखो, ब्यूरोक्रेसी में आईएएस कैडर को सबसे अच्छा माना जाता है।
मैंने तो ये भी देखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जब बैठकें होती थी तो जितनी तैयारी के साथ आईएएस आते थे एज सेक्रेटरी, पूरक प्रश्न उससे अधिक नरेंद्र मोदी जी उनसे पूछ देते थे। मतलब कि प्रधानमंत्री स्वयं तैयारी कर करके जाते थे, तब अपने लोगों को वह यह बता पाते थे कि इस तरह से करो। आकांक्षी जिले की एक योजना है भारत सरकार की जी, कि वह जिला जो पिछड़ा हुआ है उसको भी कैसे ले आ करके हम विकसित भारत संकल्प। हाँ जी सर। तो आकांक्षी जिलों को, आपके बगल में ही सिद्धार्थनगर है जी, वो जिला है, कभी मैं भी वहाँ का प्रभारी था। एक एक सोच कैसे आई कि बराबरी सबकी होनी चाहिए। इस नाते सबसे बड़ी बात यह है कि वह हर समय राष्ट्र हित के संदर्भ में सोचते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि उस व्यक्ति का पूरा जीवन अपने व्यक्ति के लिए नहीं रहा, बल्कि पूरे तौर पर देश को उन्नत बना करके और ये मान करके चला जाए कि देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उन सबको कहीं न कहीं अधिक से अधिक बराबरी की स्थिति में ला करके समष्टि की स्थिति है जी, जिसको उन्होंने किया है। पूर्वांचल की मिट्टी बहुत उर्वर है। जब आप राजनीति में प्रवेश कर रहे थे, वो संभवतः 80-90 का दशक रहा होगा, तो उस समय मिट्टी बहुत उर्वर थी। उस समय से लेकर अभी तक चीज़ें मतलब दिशा नहीं मिल पा रहा था, और एक आप हैं जो समाज को दिशा दे पा रहे हैं कि ये भी एक कद है। तो सर, आपने कैसे तालमेल बनाया कि दो अलग अलग दिशा, मतलब पूर्वांचल एक साथ दो अलग अलग दिशाओं में काम कर रहा था, आज आपने सार्थकता सिद्ध कर दी कि ये भी एक दिशा है, आम व्यक्ति को सही दिशा में जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं सर इसके बारे में? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रोफेसर सिब्बन लाल यही महाराजगंज के रहने वाले थे, वहीं से सांसद थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, इसी पूर्वांचल के थे, और मिट्टी से ये जुड़े हुए थे। पूरी तौर पर अगर आप ये देखिए तो पूर्वांचल की मिट्टी हमेशा सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को आगे बढ़ाती रही है। मन में लगन होनी चाहिए कि मुझे समाज की सेवा करनी है, तो मिट्टी बढ़ाती है। इस नाते अब हम सिर्फ ये सोचेंगे कि हमें क्या मिला, तो मुझे लगता है कि राजनीति में हो सकता है कि हमें कुछ मिल भी जाए, लेकिन फिर जनता को नहीं दे पाएंगे। बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। अब तो इसमें सर भारत की स्थिति जो मोदी जी ने प्रेजेंट किया है, और जो हमारी वर्तमान मारक क्षमता है, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, आप तो चूंकि फ्रंट लीड रोल में थे, तो आप सर कैसा पाते हैं जब समीक्षा करते हैं कि हमारी स्थिति कितनी बेहतर रही? अभी तक की स्थिति में सरकारें निर्णय लिया करती हैं। जी सर। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो भी कार्य होगा उसका निर्णय तीनों सेना मिल करके लेंगी। स्थान वह तय करेंगी, समय वह तय करेंगी, कैसे किया जाए वह तय करेंगी। एक बहुत बड़ी बात थी। लोग श्रेय लेते हैं अपने को कि हम प्रधानमंत्री रहते हुए किया। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को बहुत साफ शब्दों में कहा कि हमारी सेनाएं तय करेंगी। हाँ, इतना जरूर उन्होंने कहा कि उचित समय पर हम हमारे बेटियों के सिंदूर को हटाने वाले लोगों का निर्णय करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उन्होंने, आज मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम पाकिस्तान जैसे देश को आगे 50 साल तक पीछे करने का काम किया। जिस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइलों के द्वारा जी उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक्स को जो है खत्म किया, जी, जिस प्रकार से आतंकवादियों के गढ़ को खत्म किया, कि एक आतंकवादी रोते हुए इस बात को कहता है, जो लोगों को रुलाने का काम करता था, रोते हुए कहता है कि मैं क्यों बच गया, मुझे भी मर जाना चाहिए था जब मेरे परिवार के 10 लोग मर गए। जब वो मारता था तो उसको चिंता नहीं रहती थी, और जब इसी ऑपरेशन सिंदूर में उसके परिवार के लोग मर गए, उसका केंद्र नेस्तनाबूद हो गया, तब उसे ये लगा कि मुझे क्यों नहीं मर जाना चाहिए था। उसके पहले उसको मरना नहीं याद आता था, परिवार नहीं याद आता था,
और देखो, मैं तो राज्यपाल हूँ हिमाचल प्रदेश का। जी। वह देवभूमि भी है और वीरभूमि भी है। उत्तराखंड देवभूमि भी है, वीरभूमि भी है। वहां पर माताएं तिलक लगा करके अपने बच्चों को भेजने का काम करते हैं कि जाओ देश की रक्षा करने का काम करो, तिलक लगा कर करके। बहनें हाथों में राखी के धागे बांध करके भेज देते हैं कि जाओ भारत माता की रक्षा करने का काम करो। यह आतंकवादी कोई एक तरह से नहीं, शस्त्र से नहीं, बल्कि भारत की आबादी को अपंग करके भी निष्क्रिय किया जाए, उस आधार पर उन्होंने भारत में नशा को भी समर्पित किया, नशा को भी ला करके दे दिया। पंजाब बर्बाद हुआ जी। हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब इस नाते ड्रोन से गिराने का काम किए। जब मैं शपथ लेकर के गया प्रधानमंत्री जी से मार्गदर्शन लेने के लिए, तब उन्होंने मुझसे ये कहा था कि हिमाचल में नशे के विरुद्ध अभियान चलाओ जी। हिमाचल प्रदेश में सड़क मार्ग से चलो। तो सड़क मार्ग से चलने के नाते हिमाचल को जान पाया, और नशे के विरुद्ध आज हिमाचल में घनघोर अभियान है। पंचायतों तक ने निर्णय लिया कि नशा करने वाले लोगों को हम अब पंचायत को सुविधा नहीं देंगे। यह प्रधानमंत्री जी की सीख थी, जिसे धरातल पर उतारने का काम मैंने अपने आधार पर किया। तो हिमाचल प्रदेश के राजभवन की बाउंड्री में न रह करके हिमाचल प्रदेश के जनता के बीच जाकर के जनता का राज्यपाल बन गया। जब आपकी बात करते तो आप इमरजेंसी का दौर भी देखे हैं, उस दौर से ही लगभग आपका वास्ता रहा है। फिर मोदी जी ने कॉन्सेप्ट दिया कि अच्छे दिन के बाद अब विकसित भारत यात्रा। सर, आप इन तीनों को जब देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि कौन सा दिन ज़्यादा अच्छा है? देखिए, सबसे बुरा तो वही दिन है जो इमरजेंसी का दिन था जी। इस नाते नहीं कि मैं 20 महीने के लगभग जेल में बंद रहा, बल्कि इस नाते कि आज जो हम यहाँ बोल रहे हैं, यह बोलना इमरजेंसी के समय में नहीं था। अखबार नहीं थे, मैंने अखबार का वह पृष्ठ भी देखा इमरजेंसी लगने के 25 जून की जो स्थिति है उसके बाद, तो वहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं था। फ्रंट पेज पर केवल प्रश्नवाचक चिन्ह था। तो वह दिन सबसे बेकार था। भारत के इतिहास में उससे गंदा दिन कोई नहीं हो सकता है, वह था। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। मुझे लगता है कि जनता पार्टी की सरकार बनने में भी कुछ लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ ने जनता की आशाओं पर पानी फेरा। वो सरकार बनाई थी उस समय के नेतृत्व के खिलाफ, और ठीक 2.5 वर्ष के बाद जो है अपने नेतृत्व फिर दे दिया, तो जनता उससे भी निराशा हुई। वह दिन भी बहुत वो नहीं है। हाँ, आज मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आज देश की 80 करोड़ आबादी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राशन दिया जा रहा है, ताकि वह भूख जो उसकी रही है वह खत्म हो। वह गैस के सिलेंडर दिए जा रहे हैं, वह अपने पैसों को सीधे सीधे अपने खाते में पा रही है। वह आगे बढ़ते हुए महिला और अनुसूचित वर्ग, इनको बैंकों से आज अपना प्रोजेक्ट अगर वो अच्छा है दे रहे हैं, 1 करोड़ रुपए तक के ऋण बिना किसी जमानतदार के मिल रहे हैं। राशन रहेगा तो उनके बच्चे भी भूखे नहीं रहेंगे। और आज हमें कहने में जरा सा भी हिचक नहीं है कि यह सोच बहुत पहले से होनी चाहिए थी। खुला व्यापार अगर नरसिंह राव जी के समय में आया, मनमोहन सिंह जी ने भी उसे थोड़ा वो किया, लेकिन मैं आज ये कह सकता हूँ कि आज पूरे विश्व में मैं ये कह रहा हूँ कि विश्व के नेता इस बात को कहते हैं कि मोदी इज माई बॉस। ये विश्व के प्रधानमंत्रियों ने कहना शुरू किया, मोदी इज माई बॉस। ऐसे नहीं कहा सिर्फ इस नाते कि उनकी जो सोच रही, वह सोच इतनी विस्तार की रही कि उसी के द्वारा वो है। और आज उसी विस्तार का परिणाम है कि हम चंद्रमा पर भी पहुंच गए। उसी विस्तार का परिणाम है कि आज एक बार पुनः भारत का लाल जा करके वहां पर अंतरिक्ष में बैठ करके भारत को शुभांशु शुक्ल के रूप में देख रहा था। यह मोदी की योजनाओं के अंतर्गत है। सर, श्रोता जानना चाहते हैं कि आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है, आप परिवार में कोई ऐसा राजनेता कद्दावर रहा था क्या? जब आप शुरुआत किए थे राजनीति, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि हमें इसी फील्ड में जाना है?
कुछ बताएं बचपन की यादें या ये जवानी के। प्रेरणा राजनीति की मुझे किसी से नहीं मिली थी। परिवार में कोई व्यक्ति? मेरे परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं था। हाँ। हम जिस संगठन से थे, संगठन के लोग, विद्यार्थी परिषद में मैं जुड़ा हुआ था, उसी के आधार पर छात्र राजनीति की प्रेरणा अपने संगठन से मिली। उसका जो काम था कि मुझे नेतृत्व दिया। हाँ, आगे चल करके मेरे बड़े भाई श्री राम प्रताप शुक्ल जी थे, जो यहाँ बहुत अच्छे वरिष्ठ अधिवक्ता थे। जब मैं आगे बढ़ने लगा तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि ठीक है, सामाजिक कार्य करने के लिए अगर चल रहे हो तो चलो। और वह एक ऐसी प्रेरणा थी कि जिसके आधार पर मैं बढ़ा। तो संगठन का और परिवार में मेरे बड़े भाई श्री राम प्रताप शुक्ल जी का ही, क्योंकि उसके पहले कोई पृष्ठभूमि ऐसी थी नहीं परिवार में। जी जी। तो ये किया। शेष देखो बहुत साफ है। मन की ईमानदारी अगर कर्म में प्रस्फुटित होती है और कर्म आप अच्छा करते हो तो परिणाम अच्छा मिलता है। सर, जनता के मन में इच्छा होती है या आम व्यक्ति के मन में इच्छा होती है कि हमें ये बनना है, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। क्या आपने भी कभी महसूस किया, चूंकि आप भरे पूरे हैं, लेकिन कभी खालीपन महसूस किया कि हमको ये करना है, हमें ये बन जाना है? ऐसा कुछ रहा कि ईश्वरीय प्रेरणा मिलती गई, आप आगे बढ़ते गए? मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में हमारे कदम को जबरन भी पीछे ले जाने वाले लोगों को भी कभी कुछ नहीं कहा। जिन लोगों ने मेरे कदमों को पीछे ले जाने का प्रयत्न किया, मैं इस नाते नहीं कहा। मैं अपने हार निर्णय को नियति पर छोड़ देता था। और एक समय ऐसा था जब एकाएक मुझे 89 में विधायक जनता ने बना दिया, और एक समय ऐसा था जब 2002 में पीछे कर दिया। तो मैं तो उन लोगों को भी कुछ नहीं कह पाया जो पीछे करने का काम किए। अपने संगठन पर विश्वास था, संगठन पर विश्वास करने के नाते मैं संगठन का काम करने लगा। और मैं आज खुले तौर पर इस बात को कह सकता हूँ कि 2016 में फिर मुझे जब यहाँ से ले जाने का काम किया, तो आज आपके इस केंद्र के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना मांगे मुझे राज्यसभा दिया, केंद्र में मंत्री दिया, आज राज्यपाल के रूप में हूँ। विश्वासों पर खरा उतरने का काम करो। नेतृत्व हमेशा तुमको आगे बढ़ने के लिए और समाज की सेवा करने के लिए अवसर देगा। यह प्रत्येक राजनैतिक कार्यकर्ता को अपने जीवन में बांध करके चलना चाहिए। कोई सर इच्छा अधूरी रह गई हो या कोई अभिलाषा हो जो आम व्यक्ति करता है, आप भी रखते होंगे, कुछ श्रोताओं को बताइए। देखो, इच्छा ये परतंत्रता की निशानी है। अगर स्वतंत्र वातावरण में विचरण करना है तो इच्छाओं को छोड़ दो। वह वातावरण अपने आप आपके लिए मार्ग बनाता चलेगा। वह वातावरण अपने आप आपको, क्योंकि हम तो जिस संगठन के हैं उसने ये कहा कंटक पथ अपनाना सीखो। कंटक पथ पर भी अगर आप विचलित नहीं होते हैं तो यह मान करके चलिए कि दिखेगा जरूर कांटा है, लेकिन फूल बिखरे होंगे। उस बिखरे हुए फूल पर जब आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो अपने आप को लगेगा आपको कि मैं चला था किस पर और हूँ किस पर। यही नियति होती है। हमेशा नियत पर विश्वास करो। नियत तुम्हारे मार्गों में फूल ही बिछाएगी, कांटे नहीं बिछाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान आम लोगों की जरूरत है। क्या भरोसा देना चाहेंगे लोगों को कि ये सरकार जो विकसित भारत संकल्प है, मोदी जी की संकल्पना है कि भारत को 2047 तक विकसित बना देंगे, तो उसमें इन सब मुद्दों पे जब आपको बताना होगा तो कैसा होगा सपनों का भारत आपके, या मोदी जी के सपनों का भारत? देखिए, जब मोदी जी आए थे तो पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। आज हम जापान को भी पीछे कर करके पूरे विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था है, और बहुत जल्द मुझे लगता है कि जर्मनी को भी पीछे करके हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के प्रति देश की जनता का विश्वास है, इसी नाते वह खुले भाव से इस बात को कहती है
मोदी है तो संभव है। सर, आप स्टूडियो में आए, हमसे ढेर सारी चर्चा की, और आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगामी पारी के लिए शुभकामनाएं। आगामी पारी तो जो सोचता होगा सोचे। मेरी तो आगामी पारी यही है कि बहुत जल्द भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बने और नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर।